Hello, my little cuties. I just hope you all are doing good. Myself, Vandana Show from Ten Stopper, a platform where we just don't teach but also builds future topper. So, in our last lecture, we have covered what nucleus is. Nucleus होता क्या है? तो आज हम पढ़ेंगे हमने न्यूक्लियस पढ़ लिया हमने कवरिंग्स पढ़ ली तो आज बारी किसकी है? आज बारी है साइटोप्लाज्म को पढ़ने की। तो फिर विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। चलते हैं, जानते हैं कि साइटोप्लाज्म होता क्या है और उसके फंक्शंस क्या हैं और वो कैसे वर्क करता है। ओके, so the topics which we are going to cover in our today's lecture is cytoplasm. साइटोप्लाज्म क्या होता है, कैसे वर्क करते हैं, एंड देन सेल ऑर्गेनल्स। सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं? साइटोप्लाज्म सस्पेंडेड होते हैं, बट वो होते क्या हैं? अच्छा, बिफोर स्टार्टिंग दिस थिंग आई जस्ट वांट टू टेल यू वन थिंग कि जब मैं न्यूक्लियस पढ़ा रही थी तो आई टोल्ड यू ना कि एक स्कूल होता है, स्कूल में जो प्रिंसिपल ऑफिस होता है हम उसको न्यूक्लियस ले लेते हैं, जहाँ से सारे कमांड्स होते हैं, जहाँ से इंस्ट्रक्शन निकलते हैं जो बाकी के स्कूल फॉलो करते हैं। अब अगर सेम उसी स्कूल का एग्जांपल लो, अगर न्यूक्लियस उस स्कूल का प्रिंसिपल ऑफिस है और सेल वॉल उस स्कूल की स्कूल वॉल है या सेल मेम्ब्रेन उस स्कूल की स्कूल वॉल है, तो साइटोप्लाज्म क्या होगा? और इस साइटोप्लाज्म क्या होगा और सेल ऑर्गेनल्स क्या होंगे? हम्म साइटोप्लाज्म होगा जो भी फ्री एरिया है जहाँ पे हम मूव कर रहे हैं, जहाँ पे बच्चे मूव कर रहे हैं, स्टाफ मूव कर रहा है, टीचर्स मूव कर रहे हैं, वो सारे एरिया हम इमेजिन करते हैं साइटोप्लाज्म। और जो स्टाफ है, जो टेबल्स चेयर्स और टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो सारे क्या है? सेल ऑर्गेन्स हैं। तो जैसे एक स्कूल में अलग अलग डिपार्टमेंट होता है ना, या फिर स्कूल में तो नहीं, बट जैसे किसी गवर्नमेंट में अलग अलग डिपार्टमेंट होता है ना, अगर एक अब जैसे हमारी कंट्री को अगर एक गवर्नमेंट रन कर रही है, तो उस गवर्नमेंट में बहुत अलग अलग डिपार्टमेंट होंगे, जैसे फाइनेंस का अलग डिपार्टमेंट है, रेलवेज का अलग है, रोडवेज का अलग है। सेम उसी तरह जो हमारी सेल है, हमारी बॉडी है, उसमें भी सेम होते हैं। जो हमारी सेल होती है उसमें भी बहुत अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। अभी कौन से डिपार्टमेंट्स होते हैं, इन्हें कहते क्या है, वो अब हम पढ़ेंगे आगे। अरे यार, ये फिर रेड कलर आ गया, चेंज करना पड़ेगा भाई। येलो, येलो। अतः व्हाट इज साइटोप्लाज्म? साइटोप्लाज्म होता क्या है? इट्स अ जेली लाइक सब्सटेंस, वी ऑल नो, ठीक है। अ साइटोप्लाज्म इज अ फ्लूइड एंड मोस्ट प्रोबेबली जेली लाइक। पता नहीं, बस यह लिखना कब सीखेंगे। इज अ जेली लाइक कंटेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो जेली लाइक सब्सटेंस होता है, ये जो तुम देख रही हो ब्लू वाला फ्लूइड वाला स्ट्रक्चर, ये सारा क्या है? ये साइटोप्लाज्म है। Cytoplasm is a jelly-like fluid that fills the cell and holds up the cell parts. कौन से सेल पार्ट्स को ये होल्ड कर रहा है, जिनको हम कहते हैं ऑर्गेनल्स या सेल ऑर्गेनल्स इन प्लेस, ठीक है। साइटोप्लाज्म इज अ जेली लाइक सब्सटेंस, ये दो लोगों से मिलकर बना होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इज साइटोजोल प्लस सेल ऑर्गेनल्स, ठीक है। साइटोजोल जो होता है तुम्हारा लिक्विड पार्ट है, और सेल ऑर्गेनल्स तो पता ही क्या है, सेल ऑर्गेनल्स ऑर्गेनल्स होते हैं। जैसे हमारी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, इनका डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन है, वैसे ही तुम्हारे सेल में सेल ऑर्गेनल्स होता है, जिनका स्पेसिफिक स्पेसिफिक फंक्शन होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है सेल को जिंदा रखने के लिए। अब what are the key points you should remember while studying cytoplasm? First of all, its location, where it is located, its nature, कैसा उसका नेचर है, वो कैसा दिखने में है, या फिर उसका कैसा उसका फील है, ठीक है। एंड देन किससे वो मिल के बना है, और देन अगेन उसका मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उसका फंक्शन क्या है, वो है क्यों। किसी भी चीज़ का रीज़न होता है ना, अगर मैं यहाँ पे खड़ी हूँ या फिर मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ, तो एक रीज़न है कि मैं मुझे तुम्हें पढ़ाना है, तुम्हें नंबर स्कोर करना है, तुम्हें एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करना है। सो एवरीथिंग हैज़ अ रीज़न। इन द सेम वे साइटोप्लाज्म का भी कुछ उद्देश्य होगा, आया है तो कुछ तो काम करेगा, तुम भी आए हो तो कुछ तो काम करोगे। सो फर्स्ट, वेयर इट इज लोकेटेड? इट इज लोकेटेड बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में ही होता है, जितना भी तुम्हारा फ्लूइडी सब्सटेंस होता है, वो क्या होता है? तुम्हारा साइटोप्लाज्म होता है। इसका नीचे क्या है? जेली लाइक थिक है, थिक फ्लूइड जेली लाइक सब्सटेंस है, ठीक है। एंड किस चीज से मिलकर बना है? वाटर, सॉल्ट एंड प्रोटीन। वाटर, सॉल्ट एंड प्रोटीन, एच वाटर एच सॉल्ट जैसे प्रोटीन। अच्छा, प्रोटीन और वाटर सॉल्ट इन सब का रोल क्या है? न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है।
अब आता है फंक्शन और मैंने एमटीएस लिखा. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एमटीएस? हियर इट इज. फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ वेरी शॉर्ट फॉर्म सो दैट यू गाइस कैन रिमेंबर इट फॉर लॉन्ग. एग्जाम्पल है फंक्शन साइटोप्लाज्म कैसे आता था? एमटीएस. मंडे ट्यूसडे सैटरडे नहीं. एम से है मीडियम फॉर केमिकल रिएक्शन. हम मीडियल फॉर केमिकल रिएक्शन. टी से ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल. एंड एस से सपोर्ट सेल ऑर्गन्स. पहला, जितने भी केमिकल रिएक्शन तुम्हारी सेल में होती है उनके लिए एज अ मीडियम, क्योंकि इसमें न्यूट्रिएंट्स है सॉल्ट वाटर, ठीक है, तो उनके लिए एज अ मीडियम ये वर्क करता है. देन जो तुम्हारे सेल के मटेरियल्स है वो कहाँ से ट्रांसफर हो रहे हैं? सेल के बाहर से तो नहीं है. साइटोप्लाज्म ही तो है न्यूट्रिएंट्स. जितने भी तुम्हारे प्रोटीन हो गया, जितने भी तुम्हारे एलिमेंट्स हो गए या मिनरल्स हो गए, वो सब कहाँ से आ रहे हैं? सेल से आ रहे हैं. पानी आ गया, एस्ट्रो हो गया, सेल साइटोप्लाज्म नहीं पे. और सपोर्ट सेल ऑर्गेनल्स को सपोर्ट करता है जस्ट लाइक तुम्हारा ब्लड. तो जैसे स्किन होती है तुम्हारी, मेरे तो है क्या. अब व्हाट आर सेल ऑर्गेनल्स? सेल ऑर्गेनल्स होते क्या है? सेल ऑर्गेनल इज अ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर. रिमेंबर दिस थिंग. स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होता है क्योंकि जरूरी नहीं है सारे सेल ऑर्गेनल सेम स्ट्रक्चर नहीं होते, सबका अलग अलग स्ट्रक्चर है. मैं तुम अलग अलग है ना, बहुत सारे लोग अलग अलग होते हैं, हम सब सेम नहीं होते. अगर सेम हो जाए तो क्या हो जाएगा? हमारे फंक्शन सेम हो जाएंगे, बट नहीं. Cell organelle is a specialized structure within the cell that performs a specific function necessary for the cell survival and proper functioning. सेल के सर्वाइवल के लिए और या फिर उसके प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए जो जो फंक्शंस परफॉर्म होते हैं, जो जो प्रोसेसेस परफॉर्म होती हैं, या फिर जो भी मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज होती है, वो कौन परफॉर्म करते हैं? वो परफॉर्म करते हैं सेल ऑर्गेनल्स. ये जो टिनी टिनी सेल पार्ट्स होते हैं. अब हम सेल ऑर्गेनल्स को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. मेम्ब्रेनस और नॉन मेम्ब्रेनस. आई गेस मैंने ये जब मैं वो पढ़ा रही थी फर्स्ट या सेकेंड लेक्चर में, मैंने ये चीज़ कवर करी हुई है. ठीक है. मेम्ब्रेनस और नॉन मेम्ब्रेनस. अब मेम्ब्रेनस वो जो सेल ऑर्गेनल्स में मेम्ब्रेन होती है, जिनमें एक मेम्ब्रेन बॉन्ड होता है, स्ट्रक्चर होता है, उन्हें कहते हैं मेम्ब्रेनस. जस्ट लाइक साइट जस्ट लाइक न्यूक्लियस. न्यूक्लियस तुम्हारा मेम्ब्रेनस था. बाय द वे न्यूक्लियस इज ऑल्सो अ सेल ऑर्गेनल्स, बट मैंने उसको अलग से इसलिए पढ़ाया है क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, कंफ्यूज मत होना अगर कभी हो जाए कि न्यूक्लियस सेल ऑर्गेनल्स है या नहीं. सेल ऑर्गेनल ही है, बट मैंने उसका एक अलग से लेक्चर बनाया था बिकॉज इट इज, आई फील लाइक इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल. सो यू शुड, आई शुड अंडरस्टैंड इट वेरी क्लियरली. तो मेम्ब्रेनस न्यूक्लियस होता है, मतलब न्यूक्लियस तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रिया. यार, अब नॉन मेम्ब्रेनस क्या होता है? जिनमें मेम्ब्रेन नहीं होती, जैसे तुम्हारा राइबोसोम. प्रोकैरियोटिक सेल्स में राइबोसोम था, नॉन मेम्ब्रेनस है. ठीक है. तो सेल ऑर्गेनल्स ही होते हैं. हर एक सेल ऑर्गेनल का डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन होता है, एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है. अगर माइटोकॉन्ड्रिया का कोई फंक्शन है तो वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम परफॉर्म नहीं करेगा, वो फंक्शन माइटोकॉन्ड्रिया को ही परफॉर्म करना पड़ेगा. ठीक है. तो सबके एक अलग इंपॉर्टेंस है. तो पहला जो हम सेल ऑर्गेनल कवर करने जा रहे हैं, विच इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. व्हाट इट इज? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. इट इज ऑल्सो नोन एज ईआर. इसको कहीं कहीं पे शॉर्ट फॉर्म में ईआर लिखा होगा, तो इंजीनियर मत समझना उसको. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो, कंफ्यूज मत होना. कुछ महान भी बुद्धिजीवी होंगे जो उसको इंजीनियर पढ़ेंगे, बट नहीं. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है. और ये सेल में एक्ट करता है एज अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जस्ट लाइक तुम्हारे रोड्स एंड हाईवेज है, उनकी तरह ये सेल में काम करता है. अब रोड्स और हाईवेज क्या काम करते हैं? हमारी कंट्री में एक जगह से दूसरी जगह को कनेक्ट करती है रोड्स. ठीक है. कुछ भी ट्रांसपोर्ट करना हुआ, कुछ भी पहुंचाना हुआ, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, इन सब का काम करती है ना हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम. यही तो करते हैं, तुम्हें यहाँ से उठा के वहाँ, वहाँ से उठा के यहाँ. तो सेम उसी तरह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल में यही काम कर. इस न्यूट्रिएंट को यहाँ से उठाया, इसको यहाँ पे ट्रांसफर किया, यहाँ से उठाया, इसको यहाँ पे ट्रांसफर किया, न्यूक्लियस से चीजें उठाई, इसको माइटोकॉन्ड्रिया, ऐसे ठीक है. इट एक्ट्स एज अ कनेक्टिव system which connects others nucleus to the all other parts of the cell. ठीक है. A network of membranes, I'm really sorry, for transport and synthesis of material. मटेरियल्स के ट्रांसपोर्ट और सिंथेसिस के लिए यूज करता है एक नेटवर्क होता है मेम्ब्रेन. जैसे तुमने कभी मैम पता नहीं यहाँ पे है भी कि नहीं. नहीं, अच्छा ये है, ये सेल है. तीसरा कलर यूज कर लेती हूँ मैं. चलो रेड. ठीक है.
ये तुम्हारा न्यूक्लियस हो गया, इसमें तुम्हारा न्यूक्लियोलस हो गया। न्यूक्लियस में कौन-कौन से पार्ट थे? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर एनवेलप और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस और फिर उस न्यूक्लियोलस में था क्रोमैटिन। ठीक है? तुमने देखा होगा वो स्ट्रक्चर। ऐसे कुछ स्ट्रक्चर बना होगा ना जो न्यूक्लियस से कनेक्टेड था, या फिर यहाँ पे। अरे वाह! ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसे कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यही है तुम्हारा ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो न्यूक्लियस को कनेक्ट करता है साइटोप्लाज्म। अब अगर ऐसा बताओ, साइटोप्लाज्म में अगर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं या फिर जो तुम्हारे सॉल्ट्स हैं या फिर प्रोटीन है, क्या न्यूक्लियस ऐसे कनेक्ट कर लेगा? अब उसके लिए उसको साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस तक पहुंचाने के लिए जो एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम का काम करता है, वो कौन करता है? वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है तुम्हारा, वो दो टाइप का होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, व्हिच इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? स्मूथ से ही नाम समझ में आ रहा है कि स्मूथ होगा, इसमें कुछ नहीं होगा। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, उसमें दाने 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 राइबोसोम्स होंगे, राइबोसोम्स होंगे। ठीक है? उसमें होंगे राइबोसोम्स। अच्छा, तुमने देखा है, जब तुम बहुत मॉडिफाइड स्ट्रक्चर देखोगे या बहुत क्लोज स्ट्रक्चर देखोगे सेल का, तो वहां पे तुम्हें दिखेगा कि जैसे तुम्हारा न्यूक्लियस ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, इस पे रॉड दिख रहे हैं, ये तुम्हारे राइबोसोम। तो ये जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसमें राइबोसोम अटैच होगा, वो होगा तुम्हारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसमें तुम्हारा राइबोसोम नहीं अटैच होगा या फिर कुछ भी नहीं, मतलब बहुत स्मूथ सरफेस होगा, उसको हम कहेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ऐसे याद रख लो, राइबोसोम अटैच है तो सरफेस रफ हो गया, राइबोसोम अटैच नहीं है तो सरफेस वह बहुत स्मूथ है। ठीक है? अब राइबोसोम मैंने न्यूक्लियस पढ़ाते हुए बताया था कि न्यूक्लियोलस, हाँ न्यूक्लियोलस है ना, वहाँ ये न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस में तुम्हारे राइबोसोम का प्रोडक्शन होता है। जो तुम्हारा राइबोसोम का प्रोडक्शन होता है वो कहाँ होता है? न्यूक्लियोलस, एंड न्यूक्लियोलस इज आल्सो रिस्पांसिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है? राइबोसोम है तो प्रोटीन बनेगा, बिकॉज राइबोसोम आर रिस्पांसिबल। राइबोसोम का एक ही काम होता है, प्रोटीन बनाना। तो अगर राइबोसोम है तो उसमें प्रोटीन बनेगा। जो तुम्हारी सिंथेसिस थी, अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी तुम्हारी प्रोटीन सिंथेसिस होती है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में लेकिन होती है, बिकॉज याद रखना कि वहां पे ही राइबोसोम है। जहां पे राइबोसोम होंगे वहां प्रोटीन सिंथेसिस होगी। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या है? नो राइबोसोम। अब यहाँ पे ये राइबोसोम नहीं है, तो ये प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं करता, ये सिंथेसिस करता है किसकी? फैट्स की। फैट्स ऑल्सो लिपिड्स। ठीक है? और डिटॉक्सिफाई मतलब कचरा बाहर निकालने का भी काम करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है? अब क्या होता है, इंसान क्या करता है? डिटॉक्स करता है, डिटॉक्स वाटर पीते हो सुबह सुबह, खीरा वीरा पता नहीं, आई डोंट नो, स्किन को अच्छा करने के लिए या बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए, वी ऑल डू सच थिंग्स, राइट? इन द सेम वे सेल भी तो अपने आप को डिटॉक्स करेगा। ऐसा तो है नहीं, सेल तो बहुत समझदार है, वो भी तो अपने आप को डिटॉक्स करे। वो डिटॉक्स किसके थ्रू करता है? रिमूवल ऑफ ऑल द बैड थिंग्स फ्रॉम द बॉडी एंड रिमूवल ऑल द बैड थिंग्स फ्रॉम द सेल, और डिटॉक्सिफाइंग। ठीक है? डिटॉक्स कौन रहता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये तो पढ़ लिया हमने उसका टाइम। अब आते हैं फंक्शंस पे। इसका फंक्शन क्या है? पहला तो ट्रांसपोर्ट, दूसरा सिंथेसिस ऑफ मटेरियल। ट्रांसपोर्ट एंड सिंथेसिस ऑफ मटेरियल इज वेरी इजी। ट्रांसपोर्ट, यार ट्राई तो कर रही हूँ बट हो नहीं रहा मुझसे सीधे लिखना। स्कूल में भी टेढ़ा लिखा हुआ है, टेढ़ी हुआ है एक्चुअली। ठीक है? इसका दो काम है, ट्रांसपोर्ट एंड सिंथेसिस ऑफ मटेरियल्स। मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करना और सिंथेसिस किसकी करना? फैट्स और प्रोटीन्स की। अब तुम्हारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो प्रोटीन की सिंथेसिस करता है और ट्रांसपोर्ट करता है। जो तुम्हारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो लिपिड, फैट और डिटॉक्सिफिकेशन, and lipid synthesis, while rough endoplasmic reticulum does protein synthesis and transport. Now, a very important thing
of this cell, which is mitochondria, as its powerhouse of the cell. ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को हम कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, बेटा पावर हाउस कहते हैं इसको. अब why it is known as the powerhouse of the cell? The double membrane. First of all, remember mitochondria is a double membrane, not a single membrane. It is a double membrane. जो तुम्हारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था वो सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर था, सिर्फ उसमें एक ही मेम्ब्रेन थी. बट जो तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रिया ये तुम्हारा डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, that produces energy for the cell. It is known as the powerhouse of the cell because it produces energy for the cell. It's a very common question that comes all over the exams, like why mitochondria is known as the powerhouse of the cell. माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस क्यों कहते हैं सेल का? बिकॉज वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है. माइटोकॉन्ड्रिया को इसीलिए कहते हैं क्योंकि सेलुलर रेस्पिरेशन करता है. जो सेलुलर रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है वो कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में. जब सेलुलर रेस्पिरेशन होगा तो वहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस होगी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. अब इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं. जो माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है तो शू शेप्ड होता है. एज यू कैन सी, तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे शू शेप का लग रहा है ना, जूते हैं. तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो स्ट्रक्चर होता है वो शू शेप होता है. अगर कभी बनाना भी हो ना, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल अगर तुम्हें एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करना है तो तुम्हें डायग्राम्स तो बनाने पड़ेंगे. देखो बायोलॉजी में डायग्राम से पीछा नहीं छूटेगा. और आई जस्ट होप लड़कियों का डायग्राम था थोड़ा ज़्यादा अच्छा है, कान से. बाकी आजकल लड़के भी काफ़ी अच्छी ड्राइंग करते हैं. ठीक है, तो ये दो मेम्ब्रेन से बना होता है. ये हो गई तुम्हारी बाहर वाली, ये हो गई तुम्हारी अंदर वाली. ओके, इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन. ठीक है, अब ये फोल्ड्स होता है. ये शू वाला स्ट्रक्चर है तुम्हारा. ये अब इसके शू वाले स्ट्रक्चर में मैं से इसको ऐसे देखो, ये ऐसे 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 करके फोल्ड्स होता है. ठीक है, इन फोल्ड्स को कहते हैं हम क्रिस्टी. इन फोल्ड्स को हम क्या कहते हैं? क्रिस्टी. क्रिस्टी. अब इस फोल्ड के अंदर जेली लाइक सब्सटेंस होता है, लिक्विड होता है, उसको हम कहते हैं मैट्रिक्स. इसमें ये जो छोटे छोटे देख रहे हो ये तुम्हारे हैं राइबोसोम्स. राइबोसोम इसमें भी हैं. और ग्रैन्यूल्स. ठीक है, ये तुम्हारा स्ट्रक्चर होता है. बना लेना बहुत इजी है. और आई गेस तुम लोगों को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी डायग्राम्स की, क्योंकि डायग्राम्स के बिना तो ये चीज़ें अधूरी हैं. अच्छा, what a special thing about mitochondria? First of all, it is a powerhouse of the cell because it produces energy. Secondly, mitochondria is one of the cell organelle which has its own DNA. डीएनए क्या था? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, जो जेनेटिक मटेरियल को कैरी करता है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग. ठीक है, तो सॉरी, माइटोकॉन्ड्रिया के पास उसका खुद का डीएनए है, उसका खुद का राइबोसोम है. उसको न्यूक्लियस से लेने की जरूरत नहीं है, उसको किसी से लेने की जरूरत नहीं है. वो सेल्फ सफिशिएंट है. ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि विच सेल ऑर्गेनल्स हैज इट्स ओन डीएनए अदर देन न्यूक्लियस. बिकॉज वी ऑलरेडी नो कि डीएनए इज वेयर डीएनए लोकेटेड इनसाइड द न्यूक्लियस एंड इन न्यूक्लियोप्लास्ट इन द फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन. बट अदर देन दैट, सेल ऑर्गेनल जिसके पास खुद का डीएनए है वो कौन सा है? माइटोकॉन्ड्रिया. तो ये बहुत स्पेशल चीज़ है, याद रखना है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. मैं लिख दे रही हूँ. ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया हैज इट्स ओन डीएनए एंड राइबोसोम. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट. What are the function of mitochondria? Mitochondria, first of all, it performs cellular respiration. What is respiration? The process of intaking of CO2 and O2. ये कोई नहीं बोलेगा, बहुत मालूम है अगर कोई बोलेगा, बिकॉज ये ब्रीथिंग होती है. CO2 इनहेल करना, सॉरी O2 इनहेल करना, CO2 एक्सहेल करना, ये ब्रीथिंग होती है, रेस्पिरेशन नहीं होता. रेस्पिरेशन इज बेसिकली द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज. ब्रेकिंग
down of glucose in the presence of oxygen is known as respiration. रेस्पिरेशन की प्रोसेस इसलिए होती है ताकि एनर्जी प्रोड्यूस हो। इसकी शायद क्या होती है, C6H12O6 which is your glucose plus O6O2 is equals to 6CO2 plus H2O plus ATP। ATP क्या है तुम्हारी एनर्जी। जब ग्लाइकोलिसिस पढ़ोगे, आगे पढ़ोगे तो पता चलेगा कि एनर्जी कैसे होती है। 6CO2 plus H2O 6H2O, ठीक है, बैलेंस हो वो। भैया ये रही तुम्हारी ग्लूकोज सॉरी रेस्पिरेशन की रिएक्शन। लिख लो, मैंने तो लिख लो। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि माइटोकॉन्ड्रिया में जो होता है वो तुम्हारा सेलुलर रेस्पिरेशन होता है। जो रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है वो तुम्हारी कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में। रेस्पिरेशन में एट द एंड क्या मिलता है, वो प्रोडक्ट क्या मिलता है, एटीपी मिलती है। एटीपी क्या, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। फुल फॉर्म याद कर लेना कि बहुत बार पूछ लेते हैं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एटीपी। यू guys should remember that the full form of ATP is adenosine triphosphate। थोड़ा सा टफ है बट कोशिश करोगे ना तो हो जाएगा। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। एटीपी क्या आता है, एटीपी हमें एनर्जी देता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, हमें एनर्जी देता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया हमें एनर्जी देता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, पावर हाउस कहते हैं। जैसे तुम्हारे घर में बिजली आती है, कहाँ से आती है, पावर हाउस से आती है। सेम उससे याद करना कि अगर बिजली विभाग या माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर द सेल एक्टिविटीज। सेलेक्ट अब एनर्जी करता है तो एनर्जी देगा भी, तो सेम है, प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर द सेल एक्टिविटीज। ये तुम्हारा हो गया ओवरऑल माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया होता क्या है, इट डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, has outer membrane, inner membrane has its own DNA and ribosome. The folds in mitochondria is known as cristae and the liquid it sustain is called मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है तुम्हारा, डीएनए सस्टेन करते हैं, राइबोसोम होते हैं और ग्रैनुल्स होते हैं, ठीक है। और ये है उसका फंक्शन क्या है, एनर्जी प्रोड्यूस करना। और एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होती है, क्योंकि इसमें सेलुलर रेस्पिरेशन होती है। रेस्पिरेशन की क्या होता है, ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। रिएक्शन याद कर लेना, लिख लोगे तो और अच्छी बात है। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट ऑर्गेनल। ओह इट इज राइबोसोम। राइबोसोम हमने पढ़ा, कहाँ कहाँ होता है राइबोसोम, न्यूक्लियस के अंदर होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के भी अंदर होता है। बड़ा सा है, बड़ा इजी अवेलेबल है हर जगह। A small dot-like structure, let me be specific, it's a dot-like structure, non-membrane bound particles that makes protein. What is the main function of ribosome? It makes protein. प्रोटीन बनाते हैं भाई साहब ये। सोचो तुम राइबोसोम होते तो तुम्हें जिम में प्रोडक्ट्स लेने की मतलब एक्स्ट्रा प्रोटीन प्रोडक्ट्स लेने पड़ते, तुम्हारे अंदर राइबोसोम इतना ज्यादा होता, प्रोटीन बनता होता। इट्स अ स्मॉल फैक्ट्री। अब मैं इसको ये कह सकती हूँ, सेल की स्मॉल फैक्ट्री है, छोटी 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 बहुत छोटी छोटी फैक्ट्रीज हैं जो क्या करती है, एनर्जी को मतलब प्रोटीन बनाने का काम करती है। प्रोटीन बहुत सारी ऐसी प्रोसेस होती है जहाँ पे यूज होता है प्रोटीन, एंजाइम भी है। स्मॉल फैक्ट्री, ठीक है। और इट इज फाउंड इन प्रोकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी होता है, क्योंकि प्रोटीन कौन सा विषय है, वो राइबोसोम वहाँ पे भी होता है। अब राइबोसोम दो लार्ज सब यूनिट्स में डिवाइड है, ये इसका स्ट्रक्चर है। फर्स्ट इज राइबोसोमल लार्ज सब यूनिट, small subunit. Here it is RNA. What is RNA? Ribonucleic acid. Deoxyribonucleic acid, ribonucleic acid. It is of three types, which we already covered in our previous lecture. tRNA, mRNA, RNA. अब राइबोसोम में कौन सा RNA था, RNA, which is ribosomal RNA. tRNA का होता है ट्रांसफर RNA, ठीक है। mRNA is मैसेंजर RNA. mRNA का क्या, मैसेज कन्वे करना, ठीक है। जो तुम्हारी स्मॉल सब यूनिट है ये तुम्हारे mRNA को वहां से मैसेज लेती है। और जो तुम्हारी लार्ज सब यूनिट है तुम्हारे एमिनो एसिड, एमिनो एसिड बेसिकली आर द प्रोटीन।
व्हाट आर एमिनो एसिड्स? फंडामेंटल यूनिट ऑफ प्रोटीन और स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोटीन। स्मॉल, क्योंकि बहुत सारे एमिनो एसिड्स मिलके प्रोटीन बनाते हैं, तो प्रोटीन का जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है उसको हम कहते हैं एमिनो एसिड्स। अब जो तुम्हारी लार्ज जो ये राइबोसोमल सब यूनिट है, ये क्या करती है? प्रोटीन को होल्ड करके रहती है। 60s एंड 70s एंड 80s, हाँ 70s एंड 80s, 60, ये तुम्हारे दो राइबोसोम्स होते हैं, लार्ज सब यूनिट, स्मॉल सब यूनिट। जो तुम्हारे 70s होता है वो तुम्हारा होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स में। ये भी स्पेसिफिक है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में राइबोसोम तो होते हैं, बट कौन सा वाला राइबोसोम होता है? 70s वाला यूज होता है। अब स्ट्रक्चर देख लेते हैं। मेड ऑफ आरएनए विच इज राइबोसोमल आरएनए एंड प्रोटीन्स विद टू सब यूनिट्स, दो होती हैं। रीड्स द एमआरएनए, स्मॉल सब यूनिट क्या करती है? एमआरएनए को रीड करती है, स्मॉल ज्वाइन करती है एमिनो एसिड्स को। अब वेयर इट इज लोकेटेड, फ्री राइबोसोम फ्लोट्स इन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में भी फ्री राइबोसोम फ्लोट करते हैं, जो कि सेल के अंदर के लिए प्रोटीन्स बनाते हैं। अब जो अटैच राइबोसोम है, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से है, वो प्रोटीन सेल के बाहर के लिए बनाते हैं। इनसाइड के लिए जो सेल के काम आएगा वो कहाँ का राइबोसोम आएगा? साइटोप्लाज्म आएगा। और जो एक्सपोर्ट करना है कहीं पे, किसी और सेल को देना है या फिर वो करना है, वो प्रोटीन्स कौन बनाएंगे? वो जो राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच होता है वो बनाते हैं। ठीक है। And thank you so much. That's for all today. Thank you very much for patiently listening to me. और जिसको कोई स्पेसिफिक डाउट हो इस चैप्टर से, इससे पहले वाले चैप्टर के, तो वो मुझे टेलीग्राम पर पूछ सकता है, जिसके लिंक तुम्हारे डिस्क्रिप्शन पे है। और बाकी लाइक्स कमेंट कर देना, अच्छा लगेगा मुझे।